अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारी एसएल लॉज है वो है आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एटम की आयोनाइजेशन करवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं आयोनाइजेशन क्या होती है। आयोनाइजेशन नाम से पता चल रहा है कि आयंस का बनना। सपोज करें मेरे पास एक सोडियम का एटम है। हमें पता है एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, चार्ज इफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। अगर कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है। सोडियम जो है वह अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na पॉजिटिव के अंदर, कैटायंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयन। ठीक है। तो न्यूट्रल स्पीशीज़ कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, आयन के अंदर। ठीक है। एक एटम जो है वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। मतलब कोई एटम जो न्यूट्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन होती कैसे है। तो मैंने जो एग्जांपल चूज़ किया है वो है सोडियम। सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 होता है, मास नंबर इसका 23 होता है। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। अब जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो मखसूस ऑर्बिट्स हैं यहाँ पे गर्दिश करते हैं। जो सोडियम है इसके 3 ऑर्बिट्स हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उससे नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन है और उससे नेक्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एक बात याद रखनी है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना या गेन करता है तो उसके वैलेंस शेल में से ही लॉस या गेन होगा। ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आना या जाना हमेशा उसके वैलेंस शेल में से होगा। वैलेंस शेल का मतलब उसका आखिरी शेल। ठीक है। जो किसी एटम का आखिरी शेल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन होती कैसे है। अब देखें, ये जो सोडियम का न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटॉन। और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जो करीब हैं ऑर्बिट्स उनको बस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और जो ये वैलेंस शेल वाला है इसके ऊपर वीक अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन है लेकिन क्या है, वीक है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ पे आखिरी शेल में ये जो वाला इलेक्ट्रॉन इसको खारिज करवाना चाहते हैं, यहाँ से रिमूव करवाना चाहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है, जब तक ये अट्रैक्शन नहीं ब्रेक होगी, जब तक ये अट्रैक्शन नहीं टूटेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करवाने के लिए, ठीक है, इस अट्रैक्शन को जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करवाने के लिए हमें इनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। मतलब हमें हीट की या एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है। तो यहाँ पे वीक अट्रैक्शन है, हर एटम के लिए जो अट्रैक्शन की फोर्स होगी वो डिफरेंट होगी, तो उस हिसाब से हमें इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और एनर्जी क्या करेगी, इस अट्रैक्शन को तोड़ देगी। जैसी अट्रैक्शन टूटेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चला जाएगा। अब एनर्जी के लिए हमें सोर्स चाहिए। ठीक है। मतलब किस सोर्स से हम एनर्जी लेंगे जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करवा दें। ठीक है। सनलाइट भी यूज़ हो सकती है, कोई हीट भी किसी सिस्टम से हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। क्योंकि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होते हैं ये रेडिएशन खारिज करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो आइसोटोप्स लेंगे
जो रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे उसको इसके करीब लेके आएंगे, जिससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा उस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके यहाँ से निकल जाएगा। मतलब हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की जो रेडिएशन है उनको यूज़ करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे ही ये हीट को या एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दौरान जो अट्रैक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे एटम के ऑर्बिट्स के अंदर के जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उस वक्त तक बाहर नहीं जा सकता जब तक इसके करीब कोई एटम ना हो। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन उस वक्त तक खारिज नहीं कर सकता जब तक कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेने वाला ना हो। तो किसी दूसरे एटम का करीब होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब अगर आपने किसी पर्सन को कोई चीज़ देनी है ना, आप उस वक्त तक नहीं दे सकते जब तक वो पर्सन आपके पास ना हो। तो एटम का यहाँ पे होना ज़रूरी है, मतलब जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन देना है उसके पास किसी दूसरे एटम का होना ज़रूरी है। और दूसरी बात, और वो एटम भी ऐसा हो जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो। ठीक है, एटम भी हो और उस एटम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत भी हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल कोड किया क्लोरीन की। ठीक है, ये मेरे पास क्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जैसे ही ये इसके करीब आता है सोडियम के, तो सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देता है। क्लोरीन करीब था, दूसरा इसको नीड थी, इसलिए इसने क्या कर लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर मूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम कहाँ से यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो सोर्स होगा उससे लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी भी एटम को आयनाइज करवाने के लिए जो एनर्जी यूटिलाइज करेंगे वो हमारे पास कहाँ से आएगी, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से आएगी। ठीक है, और जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे मैंने एग्जांपल दी है सोडियम, तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने के लिए हमें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। अगर हम इतनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तब ये यहाँ से निकलेगा, अदरवाइज यहाँ से रिमूव आउट नहीं होगा। तो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसकी क्या कहलाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए चाहिए। तो ये सोडियम के लिए तो हर एटम के लिए क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। और वो जो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मतलब हम किसी भी एटम को आयोनाइज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी का सोर्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होगा।